आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सीएम से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव और संभावित मंत्रियों की लिस्ट लेकर सीएम से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे। और इसके अलावा भक्त चरणदास भी मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं। सीएम को जो संभावित मंत्रियों हैं उनकी लिस्ट सौंपी गई है, संभावित मंत्रियों के नामों की लिस्ट सौंपी गई है। और ऐसे में अब कल का इंतजार है, क्योंकि ये जो लिस्ट पहुंची है ये फाइनल लिस्ट मानी जा रही है। और इसके बाद कल शाम 4:30 बजे का वक्त होगा जब शपथ ग्रहण करेंगे ये सभी संभावित चेहरे। जो लिस्ट अभी अभी नीतीश कुमार के हाथ में पहुंची है, तेजस्वी और भक्त चरणदास दोनों ही एक ही गाड़ी में सवार होकर मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचे, आवास तक पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी लिस्ट मुख्यमंत्री के सामने रख दी। हालांकि इससे पहले जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि इससे पहले तेजस्वी को खासकर नीतीश कुमार ने कई बातें कही भी थी। विस्तार को लेकर के लगभग सब कुछ साफ हो गया है। और अभी आप देखिए तस्वीरें कि तेजस्वी यादव जो हैं वो अभी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पे, एक अन्य मार्ग, जहां पे मुख्यमंत्री का कार्यालय है। और आपको बता दें कि यहाँ पे अपने साथ जो है तेजस्वी ने जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं भक्त चरणदास, वो अपने गाड़ी में खुद बिठा करके और साथ में लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जो भी मंत्रिमंडल को लेकर के स्थितियाँ हैं, जो तमाम लिस्ट हैं, उस तमाम लिस्ट को तेजस्वी अपने साथ रखा है। और कांग्रेस से लेकर के जो भी मंत्री बनने वाले हैं, जो संभावित, उन तमाम लोगों की सूची लेकर के तेजस्वी और भक्त चरणदास जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुँचे हैं। और यहाँ से लगभग तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो गई हैं कि कौन लोग आरजेडी से या फिर कांग्रेस से मंत्री बनेंगे। उन तमाम लोगों की लिस्ट ले लिए हैं और ले करके तेजस्वी मुख्यमंत्री को सौंपने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ से राजभवन जाएंगे और उसके बाद जो कल जब यहाँ पे शपथ ग्रहण होना है, उन तमाम लोगों की लिस्ट एक दूसरे से साझा की जाएगी। तो इतना साफ है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के है, तमाम जो तैयारियाँ जो हैं वो हो गई, तमाम जो नाम हैं वो सूचीबद्ध कर ली गई है और मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और रवि हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी वो लिस्ट तो दे दी गई है, अब क्या बात हो रही है? क्या जो लिस्ट दी गई है मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है और मंत्रिमंडल का एक छोटा सा प्रारूप उन कागज के पन्नों पर नजर आ रहा होगा, तो क्या अभी अंदर से खबर आ रही है? देखिए, अंदर से जो खबर आ रही है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री और भक्त चरणदास के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत ख़त्म हो गई है। और तमाम जो तीनों पार्टियों की जो संभावित मंत्रियों की जो सूची है वो मुख्यमंत्री ने देखी और उसके बाद उसे फाइनल कर दिया गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजभवन जो है वो मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ से जो सूची है वो थोड़ी देर में राजभवन भेज दी जाएगी। क्योंकि राजभवन से जो प्रक्रिया होती हैं, कल जब शपथ ग्रहण होना है उससे पहले तमाम लोगों को, वैसे मंत्रियों को जिसे मंत्री के लिए शपथ दिलानी है, उनके पास आमंत्रण कार्ड जाएगा और उसके बाद वहां से वो मंत्री के लिए शपथ लेने के लिए पहुंचेंगे। तो अभी से थोड़ी देर के बाद जो है यहां से बातचीत खत्म हो गई है, थोड़ी देर में तेजस्वी निकलने वाले हैं और यहां से सूची जो है वो राजभवन भेजेंगे। आपको पता है कि कल जो है वो बेहद अहम दिन है, क्योंकि बिहार में सियासत जिस ढंग से बदली है और उसको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो मंत्री है, जदयू की तरफ से कौन मंत्री बनेगा, आरजेडी की तरफ से कौन मंत्री बनेगा। लेकिन एक विवेक आपको बता दूं कि सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहाँ पे हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो अब थोड़ा सा कैमरा घुमा कर दिखाएं कि कई लोग जो हैं वो यहाँ पे उन लोगों के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे या फिर कल उसके कई मंत्रियों जो अभी तक मंत्री थे या फिर उनको लगता है कि मेरे नाम वहाँ पे होना चाहिए, उनके जो पीए हैं वो पहुँचे हुए हैं और मीडिया से वो जानकारी ले रहे हैं कि क्या मंत्री जी का फिर से नाम है या नहीं है, क्या आरजेडी की तरफ से इनका नाम है, अश्योर किया गया है, लेकिन हम लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं वो ली जा रही है और कोशिश की जा रही है। और ये ज़रा देखिए, आपको दिखाते हैं कि जो राजभवन है वो पूरी तरह से देखिए सजाया गया है और यहाँ पे खाने पीने की जो हैं वो तैयारियां जो हैं विवेक वो चल रही हैं, क्योंकि कल जब शपथ ग्रहण होगा तो उसके बाद राजभवन के तरफ से भोज भी दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे बातचीत करने के लिए, पुख्ता जानकारी के लिए। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अवध बिहारी चौधरी बनेंगे स्पीकर। तेज प्रताप, चंद्रशेखर, आलोक मेहता, सुनील सिंह, ये कई नाम हैं जो आरजेडी की लिस्ट में हैं। मंत्री, संभावित मंत्री
के जो नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। सुधाकर सिंह, कुमार सर्वजीत, सौरव कुमार, ललित यादव, भाई वीरेंद्र, रमानंद यादव ये मंत्री बनेंगे। अनीता देवी, समीर महासेठ, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, कार्तिकीय कुमार, राहुल तिवारी, जिनका नाम आरजेडी ने तैयार किया है। बिहार में नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही मंत्री पद को लेकर बवाल मचा है। पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पार्टी टूट जाएगा, बर्बाद कर दिया पार्टी को आप लोग दलाली करके। नहीं बोलेंगे जो बात करना होगा नहीं बोलेंगे, पार्टी को बर्बाद कर देगा। नहीं मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे, मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे। हम गठबंधन के साथ रहेंगे, जिंदगी में रहेंगे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही कांग्रेस में बवाल है। कांग्रेस आला कमान की तरफ से नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री पद के लिए 2 सीटों पर रजामंदी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रही है। इसी को लेकर सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास समेत दूसरे नेताओं को न सिर्फ खरी खोटी सुनाई, बल्कि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मर्यादा भूल गाली गलौज पर भी उतर आए। पार्टी टूट जाएगा, बर्बाद कर दिया पार्टी को आप लोग दलाली करके। नहीं बोलेंगे जो बात करना होगा नहीं बोलेंगे, पार्टी को बर्बाद कर देगा। नहीं मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे, मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे। हम गठबंधन के साथ रहेंगे, जिंदगी में रहेंगे। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कम से कम विधायकों की संख्या के आधार पर 5 मंत्री पद मिलना चाहिए था। मंत्रिमंडल में वाजिब हक मिलना चाहिए। कांग्रेस में कौन नेता सहमत है? नेता कौन होता है यहाँ? सोनिया गांधी, राहुल गांधी की टोपी वाले नेता हमारे हैं। नेता हमारे वर्कर है। नेता हमको 5 मेरा कोटा बनता, 5 मिलना चाहिए। और सबकी भारी 4 पर 1 है तो जोड़ लीजिए, आप ही जोड़ लीजिए। 4 पर 1 का हिसाब बना रहे हैं। मांझी को मिल रहा है कैसे 4 पर 1? 5 हमारा हक बनता है और सबकी भागीदारी होनी चाहिए। कांग्रेस सबको लेकर चलने वाली पार्टी, किसी एक कास्ट धर्म की पार्टी नहीं है। इधर बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास का कहना है कि राज्य और राजनीति के हित में कोई डिमांड नहीं रखी गई है। हमने कुछ बात उस तरह से नहीं किया। डिमांड कांग्रेस ने नहीं रखी है कि नहीं, हमने उस तरह का कोई डिमांड नहीं किया। राज्य के हित में, देश के हित में, राजनीति के हित में जो पॉलिटिक्स हुआ है अभी संयुक्त महागठबंधन का, उस महागठबंधन का भावना को, हर भावना को सम्मानित करने की जरूरत है। उसमें जो होगा होगा। महागठबंधन में शामिल पार्टियों की तरफ से मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल कर ली गई है और सहयोगी दलों की मंत्रिमंडल में कितनी हिस्सेदारी होगी, इस पर भी सहमति का दावा किया जा रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही कांग्रेस में बवाल मच चुका है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में रोजगार का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ चुका है। चुनाव से पहले आरजेडी ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। अब आरजेडी सरकार में है। रोजगार को लेकर अभी सवाल पूछे ही जा रहे थे कि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने 20 लाख नौकरी रोजगार देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सियासत गर्म है। आजादी के अमृत महोत्सव पर ऐतिहासिक गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार पर बड़ा ऐलान किया। ऐलान 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार का। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे। 20 लाख की नौकरी वाले बयान से गदगद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार का धन्यवाद किया और लिखा कि अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान से ऐतिहासिक ऐलान। 10 लाख नौकरियों के बाद 10 लाख अतिरिक्त नौकरियां दूसरी अन्य व्यवस्थाओं से भी दी जाएगी। जज्बा है बिहारी, जुनून है बिहार, उत्तम बिहार का सपना करना है साकार।
जब तेजस्वी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने नीतीश कुमार के ऐलान को ऐतिहासिक बता दिया। एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा है गांधी मैदान से 10 लाख नौकरियां दी जाएगी और इसके बाद बढ़ा के 20 लाख भी किया जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा जो असल मुद्दा है, आप लोग उस पर क्यों नहीं बहस करते हैं भाई? अब सवाल है कि 20 लाख नौकरी आएगी तो कहां से आएगी भी, तो उसके लिए रोड मैप क्या है और उसके लिए राज्य का खजाना कितना दुरुस्त है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जबरदस्त प्रहार किया। पीएम मोदी ने किसी भी दल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन दलों पर निशाना साधा जो सत्ता के लिए भ्रष्टाचार से गठजोड़ करने में नहीं हिचकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इस बार पीएम मोदी ने खास वेशभूषा पहनी हुई थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पिछले 9 सालों से पीएम पगड़ी पहनते आ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने पगड़ी पहनी थी, लेकिन इस बार उनकी पगड़ी खास थी। उनकी पगड़ी पर तिरंगा छपा हुआ था। लाल किले से पीएम ने 81 मिनट तक भाषण दिया, जिसमें देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की झलक थी। अपने भाषण के दौरान पीएम ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर जबरदस्त प्रहार किया कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। अब सवाल है कि क्या पीएम का इशारा बिहार में जेडीयू और आरजेडी के नए गठजोड़ को लेकर था, क्योंकि अब इस पर वार पलटवार तेज हो चुका है कि अवसरवादिता की प्रकाष्ठा है। किसी को सत्ता चाहिए, कोई जीवन के अपने उस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं जो मन नहीं कहना है, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, वो आंसू को जमीन पर उतारना चाहते हैं खुशियों में। ये दिन इसका नहीं है, ये दिन है समाज के हर संप्रदाय का, हर समाज के हर तबके के लोगों के बीच आपसी भाईचारे, आपसी संदेश और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में, राष्ट्र हित की बात करना। अब सवाल है कि क्या पीएम का इशारा बिहार की नई सरकार को लेकर था। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 2047 में इस्लामिक राष्ट्र की प्लानिंग पर काम कर रहे पीएफआई को लेकर बिहार के डीजीपी ने बड़ा दावा किया। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि बिहार में पीएफआई की जड़ें काफी गहराई तक जम चुकी हैं, जिसके खुलासे के बाद से उनकी टीम ने काफी अच्छा काम किया है। कैसे गहरी जमी पीएफआई की जड़ें, बिहार में फैला पीएफआई का नेटवर्क, पटना से ही क्यों हुआ इस्लामिक राष्ट्र वाले प्लान का खुलासा, फुलवारी शरीफ में ही क्यों चल रहा था जिहादियों का ट्रेनिंग सेंटर, 13 जुलाई को फुलवारी शरीफ में जिहादी ट्रेनिंग सेंटर के खुलासे और फिर फुलवारी शरीफ में ही एसडीपीआई के दफ्तर से ही मिले इस्लामिक राष्ट्र वाले प्लान ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर बिहार की धरती पर ये क्या और कैसे संभव हुआ। इसका जो जवाब 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार डीजीपी ने दिया वो और हैरान करने वाला है। देखिए, चुनौती तो है और चुनौतियां और भी आएंगी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बिहार पुलिस ने इस मामले में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का कार्य किया है और उसका जो असर है वह न केवल हमारे प्रदेश में जो है वह रहेगा
और पूरे देश में भी वह असर रहेगा, क्योंकि ये जो मॉड्यूल्स हैं इसके जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी और बहुत जगह फैली हुई है। डीजीपी एसके सिंघल का ये कहना है कि पीएफआई बिहार में गहरी जड़ें जमा चुका है। ये कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि आखिर पीएफआई ने कैसे चुपचाप बिहार में इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया कि पुलिस को ये कहना पड़ रहा है कि उसकी जड़ें काफी गहराई तक जा चुकी हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या उन जिम्मेवारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी जिनकी अनदेखी बिहार ही नहीं देश के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती थी? अमित कुमार, न्यूज 18, पटना। अररिया में भारत नेपाल सीमा पर नो मेंस लैंड में लगातार आबादी बढ़ रही है और इसमें एक ही समुदाय के ज्यादा लोग हैं। ऐसे में लोगों को शक है कि कहीं यहां फुलवारी शरीफ का पीएफआई मॉड्यूल तो काम नहीं कर रहा। भारत नेपाल सीमा पर सिकटिया गांव के आसपास एक समुदाय की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। कंस्ट्रक्शन में जैसे यहाँ मस्जिद और भी जहाँ भी छोटा छोटा मुस्लिम टोला है तो वहाँ रातों रात जिस ढंग से मदरसा और मस्जिद का निर्माण हो जाता है वो हम लोग अपना मस्जिद बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जितना चंदा ये लोग इकट्ठा हो जाता है वो हम लोगों के किसी भी रिलीजियस स्टैच्यू को लेकर के वह नहीं हो पाता है। लगभग 2 गुना जहाँ हम खड़े हैं यहाँ आज से 10 साल पहले 20 से 25 घर 30 घर मैक्सिमम हुआ करता था। आज कम से कम सैकड़ों घर की आबादी है। इलाके में एक ही समुदाय ने चिंता जताई है। साथ ही इस बात को लेकर भी आशंका जाहिर की गई है कि कहीं इसे लेकर आतंक का पीएफआई मॉड्यूल तो काम नहीं कर रहा है। विगत 10 वर्षों में नो मेंस लैंड में एक ही समाज के लोगों का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से लगता है कि कहीं इसमें पीएफआई मॉडल तो नहीं काम कर रहा है। जो एक पीएफआई मॉडल जो फुलवारी शरीफ से आया है, जो 2047 तक भारत को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, तो कहीं इसी मॉडल पे काम नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है उनकी आबादी बढ़ने के कारण। दरअसल आतंक के पीएफआई मॉड्यूल के तहत साल 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की परिकल्पना थी। ऐसे में नेपाल बॉर्डर पर एक समुदाय की बढ़ती आबादी ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अररिया से न्यूज 18 के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। और जमुई से बड़ी खबर है, जहां 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 5 लैपटॉप 4 मोबाइल बरामद की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त जमुई से है, जहां 2 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 5 लैपटॉप 4 मोबाइल बरामद की गई। इसके अलावा 9 एटीएम कार्ड के साथ कई चेकबुक और बैंक पासबुक भी जब्त किए गए हैं। 84,000 कैश भी बरामद किया गया है। जमुई से बड़ी खबर। कांड के अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जमुई श्री डॉक्टर सुमन के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झाझा के नेतृत्व में टीम का गठन कर तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए 14/8/22 को राजा राम मंडल, पिता सुबुक मंडल, साकिन हासडी थाना प्लस जिला जमुई एवं संजय कुमार, पिता राम स्वरूप मंडल, ग्राम काकन, टोला ढेबरी, थाना जिला जमुई को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कांड में प्रयोग किए गए मोबाइल एवं लैपटॉप की बरामदगी की गई। दोनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किया। औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है, 14 बच्चे घायल हुए हैं। स्कूल की रेलिंग गिरने के दौरान जो हादसा हुआ उसमें बच्चों जो कि घायल हुए हैं उनकी खबर है। 14 बच्चे अब तक घायल हो चुके हैं और ये प्राइवेट स्कूल था जिसकी रेलिंग गिर गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। रेलिंग गिरने से 14 बच्चे घायल हैं। 4 बच्चों की स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां पर स्कूल की
रेलिंग टूटने से 14 बच्चे घायल हो गए हैं, 4 की स्थिति गंभीर है। खगड़िया के सर्किट हाउस में विधायक चेतन आनंद और पूर्व सांसद लवली आनंद के नाम 3 कमरे बुक किए गए थे, लेकिन सर्किट हाउस में सजा याफ्ता पूर्व सांसद आनंद मोहन रुके थे। आनंद मोहन आरजेडी के कार्यकर्ताओं से भी मिले, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तब जांच शुरू हुई। डीएम ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। हालांकि सर्किट हाउस के केयरटेकर का कहना है कि यहां विधायक चेतन आनंद रुके थे। और चलिए, एक नया आगाज हो रहा, न्यूज 18 विस्तार हो रहा है और ऐसे में हम सीधे जम्मू की तरफ रुख करते हैं, जहां पर मनोज सिन्हा संबोधित कर रहे हैं। एक पहरेदार के रूप में भी काम करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं पूरी तरह समर्थक हूं। विचारों की स्वतंत्रता में दृढ़ विश्वास भी रखता हूं। लेकिन एक बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, जब संविधान सभा पर चर्चा हो रही थी और जब भारत का संविधान बना, तो हमारे देश के महापुरुषों ने, या मैं कहूं कि संविधान निर्माताओं ने, आर्टिकल 19(1)(a) में सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया, लेकिन 19(2) में उन्हें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई, जिन्हें मैं कोई प्रतिबंध नहीं मानता हूं। और मुझे लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति उसे प्रतिबंध नहीं मान सकता है, बल्कि उसे मीडिया का कर्तव्य ही माना जाना चाहिए। विचारों की स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन विचारों की स्वतंत्रता से अगर राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक फाइन लाइन जो है हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारा संविधान मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्यों की भी बात करता है, और मुझे लगता है कि अगर हम कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो अधिकार स्वाभाविक रूप से लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। जब केवल अधिकार की बात करते हैं और कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, कठिनाई तब पैदा होती। विचारों की स्वतंत्रता से देश की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए, ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। उसकी संप्रभुता पर अगर आप के विचार से कोई आंच आती, तो मैं समझता हूं ये विचारणीय विषय होना चाहिए। भारतवर्ष में विश्व के अन्य राष्ट्रों से ज्यादा फल फूल रहा मीडिया का लैंडस्केप इस बात का संकेत है कि यहां रिपोर्ट्स को अन्य देशों से ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है। उनके विचारों को सही स्पेस भी मिला हुआ है। अनेक विदेशी रिपोर्ट पढ़िए। आजकल एक प्रोपेगेंडा चल पड़ा है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मैं जानबूझ करके इस विषय को यहां रखना चाहता हूं। इस झूठ का खंडन करना बड़ा आवश्यक है और मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं। पिछले वर्ष 2021 में 27 अमेरिकन जर्नलिस्ट अमेरिका में डिटेन किए गए।